आरोग्य जागृति। आज की यह खबर औरंगाबाद के जीवन अमृत हेमेटोलॉजी सेंटर से है। यहाँ के डॉक्टर मनोज तोष्णीवाल जी सच में हर किसी के जीवन में अमृत देने का कार्य कर रहे हैं। ये बहुत ही उम्दा रक्त विकार तज्ञ हैं, यानी हेमेटोलॉजिस्ट है। हेमेटोलॉजी ये ब्रांच शायद ही हम में से काफी कम लोग इसके बारे में जानते हैं। ये ब्रांच, ये हॉस्पिटल्स पूरे भारत भर में 100 से भी कम है। हमारा सौभाग्य है कि ये ब्रांच हमारे अपने शहर औरंगाबाद में भी है, जिसका नाम जीवन अमृत हेमेटोलॉजी सेंटर है। दोस्तों, खून से संबंधित कोई भी समस्या हो, जैसे ब्लड कैंसर, हीमोग्लोबिन की कमी होना या बढ़ जाना, व्हाइट सेल का कम या ज्यादा होना, प्लेटलेट्स का कम ज्यादा होना, लिम्फोमास, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे विकार के लिए हमें मुंबई, पुणे, दिल्ली जैसे शहरों का रुख करना पड़ता था। लेकिन अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी बीमारी का इलाज और टेस्ट एक ही छत के नीचे होते हैं, वो भी कम दामों में, यानी सारे जीवनदायी योजनाओं के अंतर्गत किए जाते हैं जीवन अमृत हेमेटोलॉजी सेंटर में। और भी रक्त से जुड़ी बीमारी के बारे में जानेंगे आज के इस भाग में डॉक्टर मनोज तोष्णीवाल जी से। तोष्णीवाल जी, आरोग्य जागृति में आपका स्वागत है। आज हम रक्त विकार के बारे में आपसे हमारे दर्शकों को जानकारी लेना चाहेंगे। सर, ये रक्त विकार जो बीमारी होती है, इसके बारे में काफ़ी लोगों में संभ्रम है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी। बहुत बहुत शुक्रिया। सच में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, जिसके ऊपर जनरल पब्लिक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रखती है। मैं खुद डॉक्टर मनोज तोष्णीवाल रक्त विकार तज्ञ बोलकर पिछले 4 सालों से औरंगाबाद में काम कर रहा हूँ। बट बहुत से लोगों को आज तक पता ही नहीं कि रक्त विकार तज्ञ हेमेटोलॉजी मतलब क्या। तो ये एक अलग मेडिसिन की ब्रांच है, एक अलग मेडिसिन की सुपर स्पेशलिटी का विषय है, जिसके अंदर हम ब्लड से रिलेटेड सभी जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर काम करते हैं। जैसे कि हीमोग्लोबिन की कमी या फिर हीमोग्लोबिन का ज़्यादा बढ़ जाना। लोगों को ये तक पता नहीं रहता कि कभी किसी का हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, बट बहुत से बार पैरालिसिस होना, हार्ट अटैक होना, इसकी वजह भी हीमोग्लोबिन ज़्यादा बढ़ जाना ये हो सकती है। सफ़ेद रक्त पेशियाँ मतलब वाइट ब्लड सेल का कम होना, ज़्यादा होना, प्लेटलेट्स मतलब रक्त बिंबिका, उनका कम ज़्यादा हो जाना, कुछ ब्लड कैंसर्स, कुछ लिम्फोमास, यहाँ तक कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट तक के सभी विषय को हैंडल करने वाली ब्रांच मतलब हेमेटोलॉजी, रक्त विकार शास्त्र। आज इस विषय पर काम करने वाले भारत भर में बहुत कम लोग हैं, शायद 100 से कम लोग, और इसीलिए इस विषय के बारे में जनरल पब्लिक तक ज़्यादा जानकारी नहीं है। बट मुझे ये आपको बताकर खुशी होगी कि आज इस तरह की विषय, इस तरह की बीमारियों के लिए काम करने वाले डॉक्टर औरंगाबाद जैसे शहर में भी उपलब्ध है, और यहाँ पर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट तक की सुविधाएं लोगों को दे पा रहे हैं। रक्त विकार के जो प्रॉब्लम्स हैं क्यों होते हैं और किस तरह इसका डिटेक्ट होता है, डायग्नोसिस होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है कि बहुत से बार हमें लगता है कि यार किसी को ब्लड कैंसर किस वजह से होता है। जिस तरह से हम अगर शराब लेंगे तो लीवर कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है, स्मोकिंग करते हो तो लंग कैंसर, फेफड़ों की कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। अब परिवार में अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो आगे चलकर ब्रेस्ट कैंसर होने की रिस्क बढ़ जाती है। बट फॉर्चुनेटली कहिए या अनफॉर्चुनेटली कहिए, ब्लड कैंसर के लिए इस तरह से कोई भी एक स्पेसिफिक रीज़न हम नहीं मिला पाते। हम कुछ छोटे बच्चों से लेकर मतलब जन्मतः ही ब्लड कैंसर रहेगा इस तरह से, साल भर की नीचे उम्र बट फिर भी ब्लड कैंसर हो गया, से लेकर तो 100 साल की उम्र तक के लोगों में भी ब्लड कैंसर देखते हैं। तो ब्लड कैंसर के लिए शायद एक कोई वजह ऐसी पकड़ नहीं पाएंगे, बट बहुत से बार अभी जिस तरह से अपना जो रहन सहन बदल गया है, जिस तरह से स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, पोल्यूशन बढ़ गया है, अपने जो खेतों के अंदर या फिर जो हम फल फ्रूट खाते हैं उसके अंदर जो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स ये सब जो यूज़ होते हैं, ज़मीन में जो यूरिया यूज़ होता है, इन सब केमिकल के वजह से कहीं पर तो अपने जेनेटिक्स में कुछ डैमेज हो जाता है और उसके बाद में वो पेशी कैंसर जैसे बिहेव करने लग जाती है। ये प्रिमिटिव थ्योरी अभी हम उसको मानते हैं, और इसी वजह से इन कुछ पिछले सालों में ब्लड कैंसर का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम छोटे छोटे बच्चों में, परिवारों में आजकल बहुत ज़्यादा ब्लड कैंसर का प्रमाण देखते हैं, और कहीं तो हमको इसके ऊपर सोचना ज़रूरी कि शायद ये क्यों बढ़ रहा है। इसके ऊपर एक्सटेंसिव रिसर्च दुनिया भर में आज चल रहा है कि इसको किस तरह से रोका जाए, और रोकने के लिए शायद हमको इसकी वजह को जानना चाहिए। अभी जितना रिसर्च है उसके हिसाब से हमें हो सके उतना नेचुरल खाना खाना है,
हो सके उतना हमको कम से कम स्ट्रेस रखना है, हो सके उतना हमको कम से कम पोल्यूशन रखना है, और ये सब चीजें शायद कहीं तो इस बात को रोकने के लिए मदद करें। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करता है, तो बहुत से बार कोई स्पेसिफिक सिम्टम इस तरह से ब्लड कैंसर का नहीं रहता है। आपको कहीं तो बदन दर्द है, कहीं तो हड्डियों में दर्द हो रहा है, कहीं तो थकावट लग रही है, थोड़ा बुखार है, कहीं नाक से मसूड़ों से खून आने लग गया है, और आप ब्लड टेस्ट करते हो और उसमें आपके ब्लड पेशियों का प्रमाण कम ज्यादा ध्यान में आता है। कभी हीमोग्लोबिन कम हो गया है, कभी सफेद रक्त पेशी कम हो गई है या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, प्लेटलेट घट गए हैं, और इस तरह से कुछ रिपोर्ट दिखते हैं। और ऐसे वक्त हमको फिर रक्त विकार तज्ञ को या फिर ब्लड कैंसर के स्पेशलिस्ट को, हेमेटोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ता है। उसके निदान के लिए हमको एक बोन मैरो नाम की एक तपास रहता है, वो कर आगे जाने की जरूरत पड़ती है बहुत से बार। कुछ डिसीज या फिर कुछ बीमारियां ब्लड कैंसर की लिम्फोमा बोलकर रहती है, जिसके अंदर आपको आपके शरीर में कहीं तो गांठ नजर आती है, बहुत से बार आपकी जो नेक है वो रीजन में, या फिर कहीं तो एक्सिलरी रीजन में आपको वो गांठ नजर आती है, और फिर उस गांठ का तपास कर ध्यान में आता है कि शायद ये ब्लड कैंसर जैसी चीज है। आज ब्लड कैंसर ये बीमारी की मॉलिक्यूलर लेवल तक रिसर्च हो गई है, और इसीलिए ये सब तपास हम मॉलिक्यूलर लेवल तक कर पाते हैं, और उसकी जड़ में क्या प्रॉब्लम है वो समझकर उसके आगे की ट्रीटमेंट हम डिसाइड करते हैं। कैंसर की तपास किस तरह किया जाए? आज बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि अभी कैंसर बोले हुआ तो घर में एकदम प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, उन्हें पता नहीं है कि अभी हमारा पेशेंट बचेगा नहीं। लेकिन आज जो एडवांस ट्रीटमेंट निकला है, और इसमें टेस्ट कौन सी किया जाता है और इसको कंट्रोल कैसा किया जाएगा? एक तो कैंसर इस शब्द को लेकर बहुत ज़्यादा डर, बहुत ज़्यादा एक फियर फैक्टर उसके अंदर आता है, और जब हम किसी को कहते हैं कि आपके बच्चे को, आपके माँ को, आपके पिताजी को, आपके वाइफ को, आपके हस्बैंड को ब्लड कैंसर जैसी बीमारी है, तो बहुत से बार पैर के नीचे की ज़मीन निकल गई, इस तरह का एक अलग फीलिंग रहता है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कुछ है उसको समझ लेना और उसके सोल्यूशन पर सोचना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और आज ब्लड कैंसर जैसी बीमारियों पर बहुत अच्छे सॉल्यूशंस, बहुत अच्छे उपचार आज उपलब्ध है। कुछ ब्लड कैंसर तो इस तरह के है कि कहने के लिए ब्लड कैंसर है, बट उन लोगों को कुछ चुनिंदा टैबलेट्स, कुछ गोलियां, 1 या 2 गोलियां लेने की जरूरत पड़ती है, और उनकी लाइफ 10, 20, 30, 40 साल तक भी वो अच्छे से अपने साथ में जिंदा रह सकते हैं। पहले जो कीमोथेरेपी को लेकर जो डर था वो भी अभी निकल गया है, क्योंकि अभी इम्यूनोथेरेपी, मतलब मैंने जैसे पहले कहा, अभी मॉलिक्यूलर लेवल तक हम जान पाते हैं कि ब्लड कैंसर क्यों होता है और किस तरह से होता है, और फिर उसको ट्रीट कर सकती इस तरह की दवाइयाँ भी अभी उपलब्ध है। पहले शुरुआत में ये सब ड्रग पेटेंटेड थे, एक 10-15 साल पहले, तो खर्चा भी बहुत लगता था, पर अभी उस तरह की चीज भी नहीं रही। आज बहुत सी जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध है जो आपको आपके पॉकेट में हो सके इस तरह से उसको आप ट्रीट कर सकते हैं। बहुत सी सामाजिक संस्थाएं हैं जो इस चीज को मदद करती है, सीएम रिलीफ फंड से लेकर, प्राइम रिलीफ फंड से लेकर, तो आपके महात्मा ज्योतिबा फुले से लेकर, तो इवन आपके फैज़-ए-आम ट्रस्ट है, कुछ करो ट्रस्ट है, कुछ सिद्धिविनायक शिरडी के मंदिर, इन सब जगह से भी आपको उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए पैसा खड़ा किया जा सकता है। तो रादर देन थिंकिंग ऑन द प्रॉब्लम, मतलब उस जो कुछ हो गया है उसके ऊपर सोचने से ज़्यादा सॉल्यूशन के ऊपर सोचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में लगे भी कि ये नहीं होना चाहिए था, बट आज मुझे ये कहने में आपको आनंद है कि आज इसके ऊपर बहुत अच्छे उपाय सभी तरह से, राइट फ्रॉम ड्रग्स टू द फाइनेंशियल हेल्प, एवरीथिंग इज अवेलेबल, और हमने उस चीज को उस तरह से हैंडल करना ज्यादा जरूरी पड़ता है। इम्यूनोथेरेपी क्या होती है और ये किस तरह किया जाता है, और इसमें आने वाला खर्च कितना होता है? क्योंकि इम्यूनोथेरेपी से अगर ट्रीटमेंट होता है तो ये आम जनता के लिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है इम्यूनोथेरेपी क्या होता है। इम्यूनोथेरेपी ये एक जस्ट टर्मिनोलॉजी है, आइडियली उसको हम इम्यूनोथेरेपी कह सकते हैं, कीमोथेरेपी कह सकते हैं, दोनों भी बातें वन एंड द सेम है ऐसा मैं कहूँगा। बट शुरुआत में जो कीमोथेरेपी से रिलेटेड जो डर था कि जिसके अंदर आप किसी को कुछ दवाइयाँ जो कैंसर को मारे वो अगर देते हो तो उसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं, और उसके फिर साइड इफेक्ट आते हैं, जैसे कि बाल झड़ना, मुंह में छाले आना, भूख कम हो जाना, वजन कम होना, लूज मोशंस होना, बुखार आना, और पेशी कम हो जाने की वजह से कोई इन्फेक्शन होना। पर आज जैसे हम समझ पाते हैं कि ये बीमारियां कुछ मॉलिक्यूलर लेवल तक जाती है, जैसे कि अगर मुझे लिम्फोमा नाम का कोई ब्लड कैंसर है और उसके अंदर मेरा CD20 बोलकर एक मॉलिक्यूल है, अगर वो पॉजिटिव है तो CD20 के खिलाफ काम करने वाली दवा जो आती है जिसको हम रिटक्सीमैब कहते हैं, वो दवा एग्जैक्टली CD20 मॉलिक्यूल को ही मारती है, वो पॉजिटिव रहने वाली कैंसर की पेशी को ही मारती है, और उसको हम फिर इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, दैट इज टारगेटेड मॉलिक्यूल। जैसे अगर मुझे
CML क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया नाम का ब्लड कैंसर है और मैं जानता हूं कि उसके अंदर फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम मतलब 9 नंबर का जनुक 22 नंबर के जनुक को चिपक गया है और स्पेसिफिकली उस जोड़ी को फोड़ने वाली दवा अगर मैं लेता हूं दैट इज इमेटिनिब और डासाटिनिब और नीलोटिनिब तो ये दवा हो जाती है टारगेटेड मॉलिक्यूल और फिर हम इसको कहते हैं इम्यूनोथेरेपी जैसी चीज। और इसीलिए उसकी टर्मिनोलॉजी कुछ भी रहे ये समझना जरूरी है कि पहले जो जमाने में हम सोचते थे कि बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट कीमोथेरेपी के, अभी वैसे रहा नहीं है। आज हम कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट भी बहुत कम हो गए हैं। आज कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट कम करने के लिए बाकी दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा उपलब्ध है और दवाइयाँ भी बहुत अच्छे क्वालिटी की, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की, जो एकदम टारगेटेड जगह पर काम करे उस तरह की दवाइयाँ उपलब्ध है। न कीमोथेरेपी लेने के साइड इफेक्ट के बारे में भी हमने कभी सोचना चाहिए। बहुत से बार पेशेंट लोग नहीं कीमोथेरेपी लेने से बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी इसलिए हम नहीं करना चाहते, इस तरह से सोच लेते। बट नहीं करने से ये बीमारियां 100% जानलेवा हो जाती है और अगर 10-5% लोगों में कुछ साइड इफेक्ट हो भी सकते तो भी अगर 90% लोगों में अगर ये स्मूथ जा सकता है, अगर वो लाइफ प्रोलॉन्ग कर सकता है या फिर उसको क्योर कर सकता है, बीमारी में से पूरी तरह से आदमी बाहर पड़ सकता है, तो बिल्कुल ये जायज बनता है कि हम कीमोथेरेपी इम्यूनोथेरेपी यही ऑप्शन को चूज करें रादर देन उसको डर कर हम न ले इस तरह का सोचे। कैंसर हो गया तो घर के लोग परेशान हो जाते हैं, बॉम्बे ले जाना पड़ेगा, पूना ले जाना पड़ेगा, लेकिन हमने देखा कि जीवन अमृत हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छी सुविधा है। तो आपके माध्यम से हमें बताइए कि अभी कैंसर के पेशेंट को डरने की ज़रूरत नहीं है और इनके लिए एडवांस ट्रीटमेंट के लिए अपने पास सुविधा है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी। आज आरोग्य जागृति के प्लेटफॉर्म पर ही मुझे ये बताने के लिए खुशी होगी कि पिछले 4 साल में 3.5 साल में ही कहूँगा मैं तो, और उसमें से भी पिछला जो साल है वो कोविड के कारण, पैंडेमिक के कारण सभी के लिए बहुत दिक्कत वाला रहा। बट फिर भी हम यहाँ पर 40 बोन मैरो ट्रांसप्लांट पिछले 3-3.5 साल में कर पाए हैं और उनके भी रिजल्ट किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल हॉस्पिटल, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से कंपैरेबल इस तरह के हैं और वो भी बाहर की दुनिया में जितना पैसा लगे उससे बहुत ही कम खर्चे में हम यहाँ पर कर पाए हैं। और इसी तरह की सुविधा मराठवाड़े जैसी जगह पर भी, औरंगाबाद जैसी जगह पर भी आज सभी के लिए उपलब्ध है। और मैंने पहले भी जैसे कहा कि इसके लिए भी बहुत सी संस्थाएं हैं जो मदद खड़ी कर पाती है। कैंसर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो उसका अर्ली डायग्नोसिस। बहुत से बार कैंसर ये आदमी को बहुत कम वक्त देता है क्योंकि वजह है उसकी फास्ट बढ़ना, उसकी स्टेज बढ़ जाना और जब तक वो पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए जाए उसको और कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाना। और वो अगर हमें कम करना है तो हमको ये ट्रीटमेंट सुविधाएं लोगों तक पहुंचाना, लोग जहां पर रहते हैं वहां तक ये उपलब्ध रहना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले कुछ सालों पहले तो ऐसा था कि अगर किसी को ब्लड कैंसर जैसी बीमारी हो जाए तो उनको बॉम्बे, पूना या दिल्ली सिटी में ही जाना ज़रूरी पड़ता था और वहाँ पर जाने के लिए लगने वाला वक्त, वहाँ पर की वेटिंग और वहाँ पर की बाकी दिक्कतें देखकर ही पेशेंट बहुत से बार बच नहीं पाते थे। बट आज अभी ये सुविधाएं अगर आपके डोर स्टेप पर उपलब्ध है तो मैं कहूँगा इसके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव इस आंकड़ों में ज़रूर है कि हो ही जाएगा। पिछले कुछ सालों में ब्लड कैंसर जैसी बीमारी एक स्टडी के हिसाब से तो 300 गुना ज़्यादा बढ़ गई है और इसके लिए कहीं तो हम सबको मिलकर सोचना ज़रूरी है। कहीं तो मिलकर एक व्यक्ति बोलकर, एक परिवार बोलकर, एक समाज बोलकर हमको सोचना चाहिए कि हम कहीं तो गलत दिशा में जा रहे हैं जिस वजह से कैंसर जैसी बीमारी बढ़ते जा रही है। अब ये क्यों बढ़ सकता है कैंसर, उसके अंदर का व्यक्ति बोलकर मुझे जो आदतें हैं, मैं स्मोकिंग करता हूँ, मैं ड्रिंकिंग करता हूँ, मेरे खाने पाने का वक्त बराबर नहीं है, मैं जो कुछ खाता हूँ वो शायद ज़्यादा शुद्ध और अच्छा नहीं है, मेरी स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, मेरी नींद बहुत कम है और मेरा मोबाइल का यूज़ या फिर रेडिएशन का यूज़ बहुत ज़्यादा है। ये सब चीज़ें कहीं तो कैंसर जैसी बीमारी को बढ़ा रही है, बुलावा दे रही है और ये सब चीज़ें हमको कम करना ज़रूरी है। एक परिवार बोलकर भी हम में कहीं तो प्यार कम हो रहा है, कहीं तो सपोर्ट कम हो रहा है। हम इन सब चीज़ों को, अपना खान पान और अपनी जो बाकी चीज़ें उनको कहीं तो बदल रहे हैं और ये सब न हो इसके लिए भी हमें काम करना ज़रूरी है। और समाज बोलकर भी हम जिस तरह से इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं कि छोटी सी जगह जाने के लिए हमें गाड़ी चाहिए, कहीं पर भी हम कचरा फेंक देंगे, कहीं पर भी प्रदूषण हो जाए तो उस बात के लिए इग्नोर करेंगे और इन सब वजह से हम हमारी जो वातावरण है उस चीज़ में बहुत बड़ा बदलाव ला रहे हैं
और उसी कारण आज कैंसर जैसी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। शायद मैं पूरी तरह से उस चीज़ को बदल ना पाऊँ, बट मेरे इंडिविजुअल लेवल पर, मेरे पारिवारिक लेवल पर और मेरे मोहल्ले की लेवल पर तो कम से कम उस चीज़ को बदल ही सकता हूँ कि वहाँ पर सभी शुद्ध चीज़ें रहे, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ रहे, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्योरिटी रहे, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाई रहे और प्रदूषण कम से कम रहे। इस बात पर अगर मैं खुद काम करूँगा तो शायद हम ये कैंसर जैसी बीमारी को कम कर पाएंगे। इसके बावजूद भी अगर किसी को कैंसर जैसी बीमारी होने के लक्षण या फिर कुछ शंका लगती है तो आज घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज उसकी सभी सुविधाएं औरंगाबाद जैसे शहर में उपलब्ध है। यहाँ पर हमारी लैब बहुत ही अद्ययावत और बहुत ही मॉलिक्यूलर लेवल तक की चीज़ें भी हम यहाँ पर कर पाते हैं। सभी तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शन भी आज औरंगाबाद में उपलब्ध है और उसके लिए पैसा भी कहीं ना कहीं से खड़ा हो ही जाता है। तो न घबराते हुए अगर किसी को ये बीमारी होती है तो भी हम उसके ऊपर अच्छे से इलाज कर पाते हैं। आज आरोग्य जागृति के मार्फत अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आज ही हमको हमारे मन में ठान लेना है कि ये बीमारी मुझे, मेरे परिवार को, मेरे चाहने वालों को, मेरे मोहल्ले वालों को, किसी को न हो, इसके लिए मैं मेरी तरफ से पूरी तरह से ठान कर प्रयत्न करूंगा। और अगर उसके बावजूद हो भी जाए किसी को तो मैं उसे इसके लिए एक अच्छी राह दिखाऊंगा, उसको अच्छी मदद करूंगा और उसको इस बीमारी से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर श्वेता तोषनीवाल। मेरा एमडी पैथोलॉजी हुआ है और मैंने मुंबई में एडवांस हीमेटोपैथोलॉजी के कोर्स भी किए हुए हैं और यहाँ औरंगाबाद में हमने जीवन अमृत हीमेटोलॉजी सेंटर इस उद्देश्य से शुरू किया है कि यहाँ पे ऑल फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ, स्टार्टिंग फ्रॉम डायग्नोसिस टू ट्रीटमेंट टू पोस्ट ट्रीटमेंट केयर ऑल्सो। हीमेटोपैथोलॉजी में हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम CBC, जिसमें हमने यहाँ पे 6 पार्ट हीमेटोलॉजी एनालाइजर की सुविधा रखी है। उसके बाद में बोन मैरो एस्पिरेशन एंड बायोप्सी, उसकी पूरी प्रोसीजर, उसके सारे स्पेशल स्टेन्स हमने यहाँ पे रखे हैं और उसके आगे की हायर स्टडीज़ के वर्कअप जैसे कि फ्लो साइटोमेट्री, फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, साइटोजेनेटिक्स, थ्रोम्बोफिलिया वर्कअप, हीमोफिलिया स्टडीज़, थैलेसीमिया वर्कअप, कोएगुलेशन स्टडीज़ और इसी प्रकार के बाकी हीमेटोलॉजी रिलेटेड पूरे टेस्ट हमने यहाँ पर एक जगह पर लाए हैं ताकि पेशेंट को एक ही जगह पर हीमेटोलॉजी रिलेटेड सारी सर्विसेज अवेलेबल हो। देखा, डॉक्टर मनोज तोषनीवाल जी ने हमें काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन किया है। हमें रक्त विकार की कोई भी तकलीफ हो, बीमारी का महसूस हो या कोई बताए कि तुम्हें रक्त विकार का प्रॉब्लम है तो आप अवश्य डॉक्टर मनोज तोषनीवाल जी से मिल सकते हो और अपना समस्या उनसे जान सकते हो।